हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द बॉयज पॉडकास्ट। मैं हूं तुम्हारा होस्ट शुभम भारद्वाज। और मैं हूं आपका होस्ट दिव्यांश गांधी। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम बात करना चाहते हैं हमारे एक टॉपिक को लेकर जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और वो है फिटनेस। और उससे रिलेटेड क्या आज की डेट में अभी हमें हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि काइंड ऑफ कोविड अभी भी चल रहा है भाई कोविड अभी। कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों को फिटनेस को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम में ही जाके ट्रेन करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको फिटनेस का बहुत ज़्यादा ही पैशन है। वो लोग अपने घर पे मिनी होम जिम सेट कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें भी परफेक्टली तुम हर चीज़ को ट्रेन नहीं कर सकते, जैसे कि तूने मेरे को बताया था। हाँ भाई, मेरे साथ तो ये बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आई गेस तुम्हें घर वाला जिम भी सेट करने के लिए ना तुम्हारा बजट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बेंच चाहिए, तुम्हें रॉड चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए। अभी मेरे पास डंबल का सेट है, और मैं क्या कहते हैं जितनी भी कोर बॉडी मूवमेंट्स कर सकता हूँ, वर्कआउट कर सकता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। स्क्वाट्स वगैरह और फ्री बॉडी वेट्स जितने भी मैं कर सकता हूँ वो कर लिए। बट उसके बाद भी यही फील होता है भाई, क्योंकि ये तो वार्म अप ही होता था ना हमारा जिम से वार्म पहले, अप कि ही ये होता था। सब कुछ वार्म अप में किया और फिर उसके बाद हमने वेट लिफ्टिंग शुरू करी हमारी मेनली। तो इसकी वजह से ना मेरे को लगता है कि मेरी ढंग से वर्कआउट हो ही नहीं पा रहा है भाई। मेरे को अपनी बॉडी डिफ्लेट होना फील होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि महीना हो गया है अभी जिम गए हुए। और भाई इसकी वजह से मैं परेशान सा हो रहा हूँ यार, क्योंकि मेरा मन है कि वापस जिम ज्वाइन किया जाए, लेकिन अभी सेफ्टी को लेकर थोड़ा घर वालों की भी, क्योंकि अभी घर वालों के साथ रहते हैं। ये भी नहीं है कि अकेले रहते हैं तो बाहर चले गए आ गए, अपना कोई फर्क नहीं पड़ा कोविड से। बिल्कुल सही बात है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो जिम में तुम्हारे को एनवायरनमेंट मिलता है एक चीज़ को अप्लाई करने का अपने माइंड में, जो भी है तुम्हारे उसको एप्लीकेशन में, और घर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सही क्योंकि में घर भाई। में वैसा एनवायरनमेंट तुम बनाना चाहते भी हो तब भी परफेक्टली वो बन नहीं पाता है। भाई क्योंकि पता है, मेरे को लगता है सबसे बड़ा उसका क्या रीजन है, हाँ, कि घर पे ना शीशे नहीं होते इतने बड़े बड़े सामने। ये बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि जब तक तुम अपनी प्रोग्रेस देख रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि भाई हमें पंप आ रहा है और हम अपनी जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसकी पोजीशन ठीक है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है तुम्हारे अंदर। तू भी जिम करता था, मैं भी करता ही था, तो मिरर से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये तो तूने बिल्कुल सही बात बोली है। भाई जब तक मैं अपना मतलब ऐसे बाइसेप कर्ल करते हुए मेरे को शीशे में ना दिख रहा हो ना कि हाँ। कैसे फ्लेक्स आ रहा है और कैसे नीचे जा रहा है, मेरे को फील ही नहीं आती वो वाली एग्रेशन नहीं आ पाती, एग्रेशन नहीं आ पाती। एग्रेशन इज द राइट वर्ड आई गेस। टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है ना हाँ। तुम्हें अपने आप को देख के, वो मैं मिस कर रहा हूँ मैं। और आई गेस दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट मैं तेरे को भी मिस करता हूँ भाई, क्योंकि घर पे तुम्हें अकेले वर्कआउट करना होता है ना। ये भी बहुत सही बात है कि तुम्हें जिम पार्टनर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि जिम पार्टनर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें, अगर तुम 10 रैप मार रहे हो तो वो तुम्हें 2 और के लिए पुश कर सकता है। कसम से भाई, मेरे को याद है हम एक दूसरे को कैसे पुश करते थे कि हाँ हाँ। बस इतना ही बस किए तेरे, और कर हाँ। अभी और कर। और उस टाइम पे ये बातें बुरी नहीं लगती, उस टाइम पे ये बातें बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती हैं। कसम से भाई एक कितना जिम पार्टनर की वैल्यू तुम्हें तभी समझ में आती है जब वो तुम्हारे पास नहीं रहता है। कितना ज्यादा पुश किया है ना हमने एक दूसरे को भाई, यही ये हमें ही पता है भाई। और हमारे दोस्त होते थे दो, और सार्थक और आयुष, उनके साथ भी मजे आते थे। तो वही भाई, वो जो पूरा जिम का जो एनवायरनमेंट है ना, आई गेस मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरी फिटनेस पे काफी इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि वॉक भी करके देख ली, बाहर जॉगिंग भी करके देख ली, घर पे भी वर्कआउट करके देख लिया, एब्स वर्कआउट कर लिया, सब कर लिया, बट वो फील नहीं आ रही यार। तो जिम जाने का दोबारा बहुत मन है यार। जिम जाने का तो बहुत ज़्यादा ही मन है, मेरा भी बहुत टाइम से मन है। लेकिन मेरा ऐसा है कि जैसे मैं जिस जिम में पहले जाता था, मैं 2-3 साल से जा रहा हूँ उस जिम में, तो अभी अगर मैं वैसे मैं घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, मेरी यूट्यूब वीडियोस में भी मैं अपने पार्क वार्क जाके जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो मैं पूरी कर लेता हूँ अपनी बॉडी की। वो तो लेकिन मजा आता है भाई देख के। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि जो तुम्हारे को इंटेंसिटी जिम में मिलती है, क्योंकि जिम में तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, अलग मशीन्स हैं, तुम अलग अलग एस्पेक्ट से अपनी बॉडी को पुश कर सकते हो। तो बस वही दिक्कत है कि घर में ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो हैं प्रोफेशनल, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। लॉकडाउन तो सबके लिए ही लगा था, जिम सबके लिए ही बंद थे, तो उन्होंने भी एक बेसिक मिनी होम जिम में अपनी बॉडी को मेंटेन किया है। लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें अलग टाइप का पैशन चाहिए। हम लोग जो है, हमें सिर्फ एक बेसिक फिटनेस को दिमाग में रख के हम ट्रेन करते हैं कि हमें बेसिक फिट रहना है, मतलब हमारा फैट नहीं जमा होना चाहिए ज़्यादा, मसल रिकवरी अच्छे से होनी चाहिए, लीन बॉडी रहनी लीन चाहिए। बॉडी रहनी हमारी चाहिए। बॉडी बेसिकली बिल्डिंग की तरफ इतना ज्यादा फोकस है नहीं। बॉडी बिल्डिंग की तरफ से तो नहीं है वैसे तो। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत अच्छी एक बहुत मस्कुलर बॉडी बना के कोई कंपटीशन लड़ूंगा, और मेरे ख्याल से तेरा भी ऐसा नहीं है। नहीं भाई, बस ये लगता है कि यहाँ पे फैट नहीं होना चाहिए, हाँ, बस बॉडी अच्छी, जो चेस्ट है वो पेट से बाहर होनी चाहिए। बस आई गेस दैट इज द बिगेस्ट समरी ऑफ आवर एंटायर फिटनेस पैशन। लेकिन एक चीज है जो हम घर पे रहने के बावजूद
बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और वो है डाइटिंग। हाँ भाई, तेरे को पता ही भाई फूड का कितना बड़ा रोल होता है। मेरे ख्याल से 75% लोग कहते हैं कि फूड पे ही डिपेंड करता है, तुम्हारी हाँ डाइट पे ही डिपेंड करता है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मैं जब शुरू किया था मैंने जिम से, मेरे को याद है मेरी डाइटिंग हैबिट्स वही थी कि मैं जितना भी गंद खा रहा था या बाहर का खा रहा था, फास्ट फूड वगैरह, मैं वही खा रहा था। और मेरे को ये लगता था कि चलो जिम तो जा रहे हैं ना, जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अब मैं खा सकता हूँ कुछ भी क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। बट वो ज़्यादा दिन के लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मेरे को एनर्जी नहीं फील होती थी जो आई गेस एक हेल्दी डाइट से तुम्हें फील होती है अगले दिन के लिए, और जो तुम्हें रिकवरी मिलती है। बिल्कुल। तुम अगर एक, ठीक है, प्रोटीन पाउडर मैंने आज तक कभी लिया नहीं है, मैं हमेशा नेचुरल वे ऑफ प्रोटीन पे ही रहता हूँ कि चिकन खा लिया मैंने, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं चिकन खाता हूँ बहुत, मैं दाल खाता हूँ, पनीर हो गया और सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें खाता हूँ मैं, चने चने बहुत ज़्यादा खाता अच्छा हूँ। प्रोटीन सोर्स है। तो भाई ये सब मैंने जब खाना शुरू किया और ढंग से अपनी डाइट पे फोकस करना किया, अगले दिन जो मेरी एनर्जी होती थी जिम के अंदर, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से पुश कर पाता था। और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अच्छी रहती है जब तुम डाइट अच्छी ले रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि भाई जो अंदर जा रहा है वही तो प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली। एंड तेरे पास तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तेरे घर पे सब खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है। हाँ मेरे घर पे भी है, लेकिन सिर्फ खाने के, बनाने के नहीं है। इसके घर पे सब बनाने के भी है। हाँ तो भाई, बहुत ज्यादा इसको तेरे को इस चीज से भी थोड़ी बहुत एडवांटेज तो तेरे को फील हुई होगी। हाँ भाई, मेरे को एडवांटेज डेफिनेटली फील हुई इस बात पे कि मतलब मेरी मॉम और डैड, मतलब मेरे डैड का रेस्टोरेंट है और मेरी मॉम का क्लाउड किचन है। तो क्या कहते हैं, अगर आप जानते हो हमें, तो आप जोमेटो पे, आपको पता ही है आपको कहाँ से ऑर्डर करना है। तो लेकिन उसके साथ मेरे को ये लगा कि क्योंकि मेरे को सप्लाईज बहुत अच्छे से मिल सकती हैं, मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरा चिकन अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, मेरा ये सब कुछ अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। बट अगर मैं उनके रेस्टोरेंट्स पे फोकस करूँ या मॉम के जैसे क्लाउड किचन है, उनका भी मेन नीच जो है भाई फिर यही है कि बाहर का खाना बनाना, काइंड ऑफ फास्ट फूड। चाहे मेरी मॉम जो है फोकस करती हैं कि वो ऑलिव ऑयल यूज करें और सारी जितनी हेल्दी से हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो सकती है वो यूज करें, बट उसके बावजूद भी भाई मैं उनकी वो जो बना रहे हैं बाहर के लोगों के लिए या फिर अपने रेस्टोरेंट के लिए या क्लाउड किचन के लिए, उस डाइट पे भी मेरे को फर्क पड़ा था। क्योंकि जब मम्मी, मेरे को याद है जब मम्मी ने शुरू किया था और मैंने भी जिम, आई गेस मेरे को 1 हफ्ता हुआ था मेरे को, और मम्मी ने 1 हफ्ते के बाद क्लाउड किचन शुरू किया था। तो उस 1 हफ्ता मैंने जितना ये टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स, रोल्स, रैप्स वगैरह ये सब कुछ खाए हैं ना। लेकिन मैं उस टाइप के एडवांटेज की बात कर रहा हूँ कि तेरी मम्मी जो है वो चिकन को, जो एक चिकन तो अलग बात हो गई, जैसे चने भी है वो लोगों को नहीं पसंद आते भाई खाने में, उनका टेस्ट नहीं पसंद आता, लेकिन तेरी मम्मी जो है वो एक हेल्दी फूड को भी एक टेस्ट दे सकती है। हाँ भाई, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मैंने देखा है भाई, मैं काफी यूट्यूबर्स को भी फॉलो करता हूँ जो अपना फिटनेस रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग ना बहुत ज्यादा हेल्दी फूड को एक बहुत अच्छे वे में, प्रेजेंटेशन के साथ हो गया या फिर टेस्ट के साथ हो गया, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा नहीं खा रहे। हाँ भाई, वो एक बेसिक फूड को भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छी टेस्ट के साथ मतलब इंजॉय करते हैं। सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल। और तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर तुम्हें फिट रहना है मेरे ख्याल से, तो भाई फूड, एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई टेस्ट की बात तो है, जहां तक मैं ये तो मानता हूँ भाई कि हम टेस्ट पे, एटलीस्ट इंडियंस जो हैं, हम टेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एटलीस्ट हम नॉर्थ इंडियंस तो आई वुड फील कि हमें जब तक चटपटे मसाले, भाई देखो देसी बात है, जब तक मिर्च मसाले ना होना तब तक नहीं मजा आता। तब तक नहीं मजा आता। तो मानेगा, उस दिन मैं एक हेल्दी रेसिपी देख रहा था ग्रिल्ड चिकन की, उसके अंदर उस बंदी ने क्या किया, उसने अपना एक पूरा क्या कहते हैं थाई ब्रेस्ट, वो सॉरी थाई कह रहा हूँ, चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया उसने, अच्छा खासा बड़ा था, उसके ऊपर उसने रखा, उस पर हल्का सा ऑयल लगाया, उस पर नमक डाला, उस पर पेपर डाला और ग्रिल करके खाने लग गई यार। भाई लोगों को सिर्फ, जिन लोगों को आदत हो जाती है ना ये हेल्दी फूड खाने की, वो लोगों के लिए टेस्ट ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। बट भाई वो इंडियन नहीं थी आई गेस, इसलिए वो, क्योंकि अमेरिकन थी, उनका लाइक लिटरली, अगर जैसे बाकी रेसिपीज भी देखता हूँ मैं या फिर अगर जैसे खाने का कभी देखता हूँ तो ग्रिल्ड चिकन वगैरह का उनका है ही नहीं यार कि कोई मसाले वगैरह कुछ डालने हैं। उनको पता है बस सॉल्ट, पेपर, दैट्स इट, ये डाला अपना और खाया। और आई गेस भाई वो जो खाना है, अगर मैं तो चाहूंगा भाई, क्योंकि मेरे को ये भी लगता है कि भाई रोटी जो हम खाते हैं, रोटी चावल जितना हम खाते हैं, वो जितना कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च और शुगर जो होता है उसके अंदर, आटे के अंदर, वो आई गेस वो भी तुम्हें एक तरीके से हार्म करता है। तो मैं तो उस टाइम पे अपनी डाइट के टाइम पे ये भी कोशिश करता था कि मैं रोटी ना खाऊं डिनर में एटलीस्ट, क्योंकि बिना रोटी के तो ऐसा फील ही नहीं होता खाना खाया है घर का। देख ब्रो, सीधी सी बात है भाई कि ना, जब तुम एक फिटनेस अपनी जर्नी शुरू करते हो स्टार्टिंग से,
तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत माइनर चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हो तुम हर चीज़ को, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड रहना नहीं चाहिए। मेरे को भी 2.5-3 साल हो गए हैं जिम करते हुए, इतना मैंने समझ लिया है कि तुम्हें बस कैलोरी इनटेक पूरा करना है और एक हेल्दी खाने से पूरा करना है, जिसमें कि तुम्हें सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पूरे हो रहे हैं, तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है। और रोटी वगैरह मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से लोग कटिंग में ज़्यादा डाइट को फोकस करते हैं जब तुम गेनिंग कर रहे हो या फिर तुम बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहे हो, जिसमें कि तुम्हारा फैट घटता है और मसल बिल्ड होता है, तो उसमें मेरे ख्याल से तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई ये तो बात है, जब गेनिंग कर रहे होते हो तो गेनिंग के टाइम पे तो भाई तुम दबा के खाते हो। हाँ, गेनिंग के टाइम तुम्हारे पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है गेनिंग के टाइम पे कि तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो कुछ भी। एंड गांधी, मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था यार, जैसे मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया जिम करते हो तो मेरे को तो याद नहीं है इतना, लेकिन तूने अभी फिटनेस की जर्नी रिसेंटली शुरू करी है, तो तेरे को फिजिकल हेल्थ के अलावा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी कुछ इफेक्ट लगता है कि नहीं, कि कैसा है? डेफिनेटली भाई, मतलब आई गेस फिजिकली तुम जब पता है मेरे साथ क्या होने लगा, जब 1 महीना हो गया ना जिम ज्वाइन के, आई गेस 3-4 महीने से चल रही है मेरा फिटनेस का सारा ये सीन। जब पहला महीना कंप्लीट हुआ था ना, और फिर जब मैं एक दिन बस ऐसे, जब कोई बॉडी में इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बट ये दिख रहा था कि हाँ मसल्स जो हैं फील हो रहे हैं कि ये मसल्स ना थोड़े ज्यादा काम कर पा रहे हैं। बेसिकली जब मैं जैसे कोई भारी चीज उठा रहा हूँ तो वो थोड़ी हल्की लग रही है, ये सब कुछ हो रहा है। और फिर जब मैंने एक दिन ऐसे बस मैं नहाने के लिए घुसा और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, और ना मेरे को अपना पोस्चर सीधा दिखने लगा। हाँ, ये तो जब मेरे को तो आई गेस मेरे लिए पर्सनली तो मेरे को ये फील हुआ कि जब मेरी जैसे चेस्ट मेरे को दिख रही है थोड़ी बाहर आती हुई, बीच में ऐसे लाइन आ रही है और ये बैक में जो लाइन आ रही है, ये सारी चीजें देख के ना जो कॉन्फिडेंस आया और जो अच्छा फील हुआ, उसने आई गेस मेरी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू किया कि मैं एक्चुअली में अपने आप को पुश कर रहा हूँ। और आई गेस भाई सारा गेम, हर दुनिया में हर चीज में यही गेम है कि तुम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से कैसे पुश कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिटनेस सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट वे लगता है मेरे को ये कि तुम जब जिम जा रहे हो डेली और कंसिस्टेंट हो, और क्या कहते हैं तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पा रहे हो और तुम इस चीज को अपने आप को पुश कर पा रहे हो एटलीस्ट। और तुम्हें जो लग रहा था कि आज मैं शायद, मेरे को ये लगता था जैसे कि आज मैं 10 किलो ही मार पाऊंगा, मैं इससे ऊपर नहीं मार पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को पुश करके उस दिन 15 किलो मारा ना, मेरा पूरे दिन मूड इतना बढ़िया रहता था कि आज मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है। ये छोटी छोटी चीजों में जब तुम अपनी अकम्प्लिशमेंट्स ढूंढने लगते हो ना भाई, आई गेस तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एंड बेसिकली यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम्हें इतनी ठंड में कंबल से उठ के जाना है जिम, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेने की बात होती है। तुम्हारे माइंड में है कि तुम्हें जिम जाना है, तुम बस जिम के अंदर एक बार एंटर करो, उसके बाद 1 घंटा कैसे चले जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। एग्जैक्टली भाई। और आई गेस यही, मतलब अब मैं अगर इससे थोड़ा एक दूसरे टॉपिक पे जाऊं तो आई गेस यही जब कंसिस्टेंसी की बात आती है कि तब जब तुम जिम जाना शुरू करते हो तो तुम्हारे को फील होने लगता है कि मेरे दिन का एक स्केड्यूल है, एक कंसिस्टेंसी है, तो तुम उस कंसिस्टेंसी के साथ बाकी चीजें भी बांध सकते हो, जो मैंने तेरे को कंटेंट क्रिएशन के साथ करते हुए देखा। कि चाहे जब तू फिटनेस पे भी अगर अपनी फोकस कर रहा होता है, तू उसके साथ साथ अब आई गेस तू उस चीज की कंसिस्टेंसी को इस चीज पे भी ला पा रहा है। तो आई गेस मैं तुझसे ये पूछना चाहूंगा कि तेरे को लगता है कि क्योंकि तूने अपने आप को डिसिप्लिन बनाया, 2 साल से तू कह रहा है फिटनेस में है, फिटनेस जर्नी कर रहा है, तो क्या तेरे को लगता है कि क्योंकि तू वहां से कंसिस्टेंसी अपनी शुरू कर पाया था तो अब तू कंटेंट क्रिएशन में भी वो कंसिस्टेंसी डाल पाता है? जो मैंने 3 साल की फिटनेस जर्नी में एक बहुत अच्छी चीज सीखी है ना, वो ये है कि जब तुम फिटनेस जर्नी शुरू करते हो अपनी, तो तुम्हें डिसिप्लिन आ जाता है। तुम्हें डिसिप्लिन रहना है अपने साथ में, तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते उसके बाद, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम कोई गलत चीज कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बॉडी पे ही हार्म कर रही है। तो डिसिप्लिन मैंने बहुत ज्यादा सीखा, और मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंट रहोगे, 1 दिन में रिजल्ट नहीं आता, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली वो चीज फॉलो कर रहे हो और तुम्हें पता है कि ये सही प्रोसेस है, कि इस प्रोसेस के अलावा मेरे पास और कोई प्रोसेस नहीं है जिससे मैं अपनी बॉडी को और अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाती है कि कंसिस्टेंसी हर चीज में अप्लाई होती है। एंड ये मेरे ख्याल से बेसिक रूल है एक चीज को मास्टर करने का, कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तो कंटेंट क्रिएशन मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं ना 2-3 चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर पाता था। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी
जब मैं अपनी फिटनेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था तो मेरा यूट्यूब छूट जाता था। जब मैं यूट्यूब पे ध्यान देता था तो मेरा कॉलेज का काम और वर्कआउट थोड़े कम हो जाते थे। लेकिन अब मैंने ये सीखा कि इन तीनों चीजों को एक मतलब एक नटशेल में कैसे प्रोवाइड करना है सही अपने आप को। सही भाई, आई गेस ये सबसे बढ़िया आंसर था मेरे क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे को भी यही फील होता है कि जब तुम कंसिस्टेंट होना शुरू करते हो, और अब जैसे आई गेस मैं भी तेरे साथ, जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट की अगर बात करें और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, और अब इसको देखकर जो मेरे को इंस्पिरेशन आ रही है कि मैं अपना भी कंटेंट जो है बनाऊं और उसके लिए कंसिस्टेंट रहूं, तो आई गेस इसने बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है मेरे ऊपर भी, मेरे ब्रेन को भी, कि भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आज ये करना है, चाहे तुम अपनी टास्क एट द हैंड करने के बाद अपने आप को छोटी छोटी चीजों से रिवॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे मैं अपने आप को कैसे रिवॉर्ड करता था कि अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने आज पूरा हफ्ता ढंग से जिम गया हूँ और मैंने किया है, तो मैं एट द एंड ऑफ द वीक अपने आप को एक मैकडोनल्ड्स की मील खिला देता था। मतलब मैं उससे रिवॉर्ड करता था अपने आप को। बहुत जरूरी भी है ये चीज, क्योंकि अगर तुम रिवॉर्ड नहीं करोगे तो तुम उस चीज का मजा नहीं उठा पाओगे। एग्जैक्टली भाई, रिवॉर्ड गोज हैंड इन हैंड विद डिसिप्लिन बिल्डिंग। और यही बात मैंने बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर सबसे हाँ भाई काफी अच्छी है भाई, काफी अच्छी है सही में। उसके अंदर सबसे अच्छी बात उसने सबसे पहले में ही यही बताई है कि अगर आप अपने आप को डेली कंसिस्टेंटली 1% बेटर कर पाओगे तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर 37 टाइम्स बेटर हो चुके होगे। और दैट क्रेजी ब्रो, क्रेजी है ये। बहुत अच्छी बुक है वैसे तो वो। और भाई ये भी है कि तुम जिस चीजों से प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, मतलब जो चीजें तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करवाती थी, जैसे कि मान लो कि बेड पे बैठ के यूट्यूब चलाना हो गया, कुछ भी हो गया, मूवीज देखना हो गया, सीरीज देखना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, जो भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपना मेन काम करने से, तुम उस चीज को एक रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। सही बात। मैंने एक कहीं पे रूल पढ़ा था 25 मिनट रूल, कि तुम 25 मिनट अपना मेन काम करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। पोमोडोरो रूल बोलते हैं इसको शायद ना, पोमोडोरो टेक्निक होती है मुझे ये। एग्जैक्ट नाम नहीं पता उस चीज का, लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए इम्प्लीमेंट करके देखा। लेकिन उससे मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती थी कि ना 25 मिनट बहुत कम होते हैं, तो मैंने वो 45 मिनट्स कर दिए। 45 मिनट्स अपना काम करो, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लो। बहुत अच्छा है भाई। आई गेस ये मेरे को लेकिन लगता है कि जब मेरी बात आती है कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं या किसी भी चीज की बात करूं, तो जब मैं मान लो 45 मिनट्स के लिए एक चीज पे बैठा, उसके बाद अगर मैं 5 मिनट के लिए वो चीज छोड़ता हूँ ना, तो मेरे को वापस से उन 45 मिनट्स पे वापस आने में मेरे को थोड़ी प्रेशर, मेरे को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट फील होता है। तो आई गेस इस कॉन्सेप्ट को फ्लो बोलते हैं। लाइक फ्लो इज द टेक्निक या इज द कॉन्सेप्ट जो अभी रिसेंटली क्या कहते हैं ज्यादा हाइप में आने लगा है, कि फ्लो में तुम्हारा क्या है कि जब तुम्हें पता है कि लेट्स से एक रेसलर है, उस रेसलर को पता है कि अब मैं जब रिंग में उतरने जा रहा हूं, तो मेरे को अगले जब तक मैं रिंग से बाहर नहीं आता, मेरे को उसी जोन में रहना है, चाहे बाहर कितनी भी चीयरिंग हो रही हो, चाहे बाहर कितना भी शोर शराबा हो रहा हो। मेरा जो विजन है और मेरा जो बेसिकली ब्रेन जो अभी रहेगा, जिस निश्चय पे, दृढ़ निश्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस पे रहना और उसके ऊपर चलते जाना, इसको बेसिकली फ्लो बोलते हैं। कि जब आप एक फ्लो स्टेट में होते हो तो आपका दिमाग, आपको पता भी नहीं लगता कि बस चले जा रहे हैं, उसी के अंदर नए आइडियाज आए जा रहे हैं, उसी के अंदर आप काम करते जा रहे हो, और कब टाइम निकल गया नहीं पता लगता। बिल्कुल। तो आई गेस मैंने जब पोमोडोरो टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी, तेरे लिए आई गेस बढ़िया काम कर रही है, वेल एंड गुड। बट मेरे ऊपर जब ये बात आई, पर्सनली मेरे को फील हुआ कि मेरे लिए ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मेरे को फ्लो स्टेट में रहना बेटर लगता है। तो मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं अभी बैठा, तो अब अगर मेरे से प्रोडक्टिविटी बाहर आने लगी और मैं कंसिस्टेंटली काम कर पा रहा हूँ, अपना क्या कहते हैं कोडिंग कर पा रहा हूँ, या फिर मैं वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो मैं उसी पे ही रहना चाहता हूँ जब तक कि मैं डन नहीं फील करता। तो चाहे वो 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, मैं बैठा रहता हूँ और मैं तब तक नहीं हिलता। मैं कभी कभार पानी भी पीना भूल जाता हूँ भाई बीच में। मैं तब तक नहीं हिलता जब तक मेरे को फील नहीं होता कि अच्छा अब मैंने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया। छोटा सा जो टास्क था, लेट्स से कि मेरे को एक फीचर बनाना था एक ऐप के अंदर कि लॉग इन कर लें लोग, ठीक है। अब लॉग इन करने के लिए जितना भी काम था वो शुरू से लेकर एंड तक लेट्स से मेरे को 3.5 घंटे लग गए। उस 3.5 घंटे जब तक मैं बैठा हूं ना, तो मैं और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी पे रहूंगा और मेरे को पता भी नहीं लगेगा कि टाइम कब निकल गया। भाई बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब तू सिर्फ पंछी की आंख पे फोकस करता है। हाँ, जैसे अर्जुन करता था। कह सकते हैं मछली की आंख पे। हाँ शायद।
और भाई मैं तेरे से एक और थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे तेरे को पता है तू रिमोट वर्क करता है, तू फ्रीलांसर भी है, तो तेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते होंगे, अलग अलग काम निकलवाते होंगे, तो मतलब क्लाइंट से तेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है? मतलब जैसे तू फ्रीलांसर है, उनको नहीं पता कि तेरा जो है तेरी कंपनी वो किस हिसाब से काम करती है। ऑब्वियसली एक मतलब स्टेटेड कंपनी है वो, हर जगह पे उसके अकाउंट्स हैं, एक लिस्टेड कंपनी है वो तेरी। लेकिन जब एक बंदा एक नई कंपनी के साथ आता है तो वो क्या डिमांड करता है तेरे से कि मतलब टाइम की डिमांड करता है, मनी की, तो थोड़ा हेजिटेशन होती है उसके दिमाग में काम करवाने की, या फिर कॉन्फिडेंट रहते हो पहले से ही? भाई देख, मैंने इस इंडस्ट्री में जो नोटिस किया है कि पहले जब मैं फ्रीलांसर था, ठीक है, मैं अब अपने आप को फ्रीलांसर कंसिडर नहीं करता क्योंकि मैं सारा काम अपनी कंपनी के थ्रू ही लेता हूँ। तो कंपनी बनी ही इसलिए थी क्योंकि फ्रीलांसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि तुम अब उस चीज को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि फ्रीलांसर जो हो तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हें इंडिविजुअली उस चीज पे टैक्स पे करना है, तुम्हें इंडिविजुअली उस चीज को अपनी इनकम दिखानी है। तो मेरे को ये बेटर वे लग रहा था क्योंकि मेरे को अपनी चीजों पे भी काम करना था, अपनी एप्स पे, अपने प्रोडक्ट्स पे। तो मैंने इसलिए कंपनी फॉर्म करी। कंपनी और फ्रीलांसर में ये जरूर डिफरेंस हो जाता है कि जब मैंने कंपनी फॉर्म करी और जब मैं अपनी टीम को क्या कहते हैं, टीम को एक्सप्लोर करने लगा कि मैं किन किन लोगों को अपनी कंपनी के अंदर रख सकता हूँ, हायर कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इंटर्न्स हायर करे थे कुछ टाइम के लिए बीच में टेस्ट करने के लिए कि कैसा रहता है। बट कंपनीज भी के पास भी जब ऐसे लोग आते हैं तो उनका सबसे मेन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का या ट्रस्ट बिल्डिंग का यही होती है, दो चीजें होती हैं कि एक कि जो बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो, लेट्स से मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आज मेरी किसी से मीटिंग है, वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि आप उसको, वो आपका आइडिया कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, सबसे पहली बात कि उसकी सिंक कैसी है आपके साथ। फिर दूसरी चीज, सिंक ठीक है, आपका आइडिया समझ गया, सब समझ गया, अब आपको देखना है कि उसके स्किल्स कैसे हैं, कि उन्होंने, तो वो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आपका पोर्टफोलियो, कि आपने किस किस प्रोजेक्ट्स पे, किस किस एप्स पे, या जिस भी आप फील्ड में हो, आपने क्या क्या काम ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। तो ये दो चीजें आई गेस जो चाहिए होती हैं क्लाइंट को, सबसे पहले ये चाहिए होती हैं ताकि उनकी ये जो थोड़ी सी ये जो झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, वो खत्म हो जाए, कि उन्हें पता हो कि हाँ अगर हम इसके साथ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अच्छा डिसीजन है। तो ये मैं कहूंगा कि मैं सबसे पहले यही कोशिश करता हूँ अपनी कंपनी के थ्रू, जब भी मैं मीटिंग्स लेता हूँ, सबसे पहली मीटिंग्स में यही हो कि क्लाइंट और मेरे बीच का जो कनेक्शन है, जो वाइब है, वो एस्टैब्लिश हो सके। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं हूँ इस मार्केट में, तो मेरे पास पोर्टफोलियो है इतना अच्छा कि मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि यार देखो कि ये मेरा काम है ऑलरेडी। तो आई गेस ये, और ठीक है, एक काम के बाद फिर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो ही जाता है। डेफिनेटली भाई, सबसे जरूरी आई गेस इस इंडस्ट्री में, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत पावरफुल चीज है। मैं किसी भी क्लाइंट को आज अगर जाके खुद टारगेट करूंगा और उन्हें बोलूंगा मुझसे काम करवाओ, वर्सेस उनका कोई नोन है, कोई दोस्त है जिसको वो ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं और वो मेरे साथ काम ऑलरेडी कर चुका है, तो वो जब उन्हें बताएगा कि मैं इस बंदे के साथ काम कर चुका हूँ, इस कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, वो एक इनिशियल किक स्टार्ट मिल जाता है ऑलरेडी ट्रस्ट को, कि जो मेरे को 100% उनमें ट्रस्ट बनाना पड़ता, वो 15-20% ऑलरेडी ट्रस्ट लेके आ रहे हैं। मतलब एक छोटी सी अप्रोच लग जाती है अगर नॉर्मली हाँ, अगर हम अपने जुगाड़ू लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में बात करें, तो अप्रोच बेसिकली जो होती है कि हाँ कि चलो कोई नोन है। काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आते होंगे तेरे पास। भाई कंटेंट क्रिएटर्स जो है, तो मैंने जैसे पहले एपिसोड में भी बताया था कि मेरी जो ब्रेन चाइल्ड है वो मेरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, बट जो मेरी दूसरी कंपनी है विजियन डिजिटल सॉल्यूशंस, वो उसके थ्रू जो है मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है, इन द सेंस क्योंकि वो पूरी कंपनी जो है वो मार्केटिंग एजेंसी है बेसिकली, और उसके अंदर आपका सोशल मीडिया क्रिएशन हो गया, आपकी ब्रांड स्ट्रैटेजी, ग्राफिक डिजाइन वगैरह, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें, और फिर उसको मार्केट करना, सही लोगों के सामने पहुंचाना, ये सारा काम क्योंकि उसके अंदर उसके थ्रू होता है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ भी मैंने यही देखा है कि वो जब आते हैं उनको भी सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यही चाहिए होता है कि आप मेरे कंटेंट का स्टाइल समझ पा रहे हो, आप मेरे से वाइब कर पा रहे हो, और आपने किसके साथ और पहले कैसे कैसा क्या काम किया हुआ है। तो आई गेस भाई ये मतलब ये जो एक्सपीरियंस मिला है ना मेरे को फ्रीलांसिंग, पहले मैंने जब शुरू किया था कॉलेज से, जैसे मैंने बताया कि शुरू किया, तो 2018 में मैं कॉलेज गया था, तो मैं चेन्नई गया था सबसे पहले। चेन्नई में जब मैं गया, वहां पे मैंने 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर तक स्पेंड किया, और फिर मैं अपने वापस घर के क्लोज आ गया था। मेरे को
चेन्नई मतलब इतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया मेरे को। साउथ इंडियन खाना कभी नहीं पसंद रहा मेरे को। क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट भी साउथ इंडिया का इतना मतलब नो ऑफेंस बट लाइक मेरे को पर्सनली इतना ग्रोएबल नहीं लग रहा था कि यहाँ पे मैं इतना बढ़ सकता हूँ। ये तो बेसिक सी बात है, जब हम 20 साल एक ही जगह पे पले बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर तेरी मजबूरी होती कि तेरे को वहीं रहना है तो फिर तू उसको भी अडेप्ट करना सीख लेता थोड़े टाइम में। मतलब डेफिनेटली मैंने वहां पर भी बहुत मतलब मैं अडेप्टेशन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहा हूँ हमेशा से। मैं फील करता हूँ मैं कहीं भी जाके घुल मिल सकता हूँ आसानी से, किन्हीं भी लोगों के साथ घुल मिल सकता हूँ। तो मेरे वहां पे भी दोस्त बने, वहाँ के जो लोकल्स थे वो भी दोस्त बने, सबसे मेरी बातचीत हुई। बट फिर मैंने यही फील किया और मोर इम्पोर्टेंटली मेरे घर वालों ने भी यही फील किया, क्योंकि मैं खाने की जो मेरी दिक्कत थी ना उसकी वजह से मेरा बहुत वेट लूज हो रहा था। खाने की बहुत दिक्कत है भाई, साउथ इंडिया में बहुत दिक्कत है खाने की। क्योंकि मेरे को याद है कि मैं रहने तो कभी गया नहीं, लेकिन मैं 15-20 दिन के लिए घूमने गया था बैंगलोर, तिरुपति बालाजी, चेन्नई वगैरह। इतना ज्यादा, और उस 15 दिन की ट्रिप के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने कभी आज तक डोसा नहीं खाया। क्योंकि भाई उसमें ना मैं दिन रात हर टाइम डोसा ही डोसा, इडली इडली। भाई वहां पे बहुत कम ऑप्शन है तुम्हारे पास, और नॉर्थ इंडियन तुम खाओगे तो उसमें भी तुम्हारा साउथ इंडियन का इतना अच्छा एसेंस आता है। एग्जैक्टली भाई, बहुत ज्यादा एसेंस होता है क्योंकि वो लोग कोकोनट ऑयल में मेरे ख्याल से हाँ cook भाई, करते हैं उनकी खाने को। कोकोनट चटनी वगैरह तो बहुत लोगों को पसंद भी है। बहुत लोगों को पसंद है। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, वो एक अलग पूरा टेस्ट है, कल्चर है, स्टाइल है। तो जिन लोगों को वो समझ आता है उन लोगों को बहुत पसंद भी है साउथ इंडियन और खाना। जो मैंने 15 दिन साउथ इंडियन खाना खाया तो मैं बहुत दिल से खाया, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ। लेकिन बेसिक बात ये है कि मैं यहाँ पे रेगुलरली साउथ इंडियन खाना नहीं खा सकता, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, वही बात हो गई ना, जैसे ब्रॉटअप हुए हैं तो उसकी आदत लग जाती है। वही तो जब मैं वापस आया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद और मेरे मॉम डैड ने देखा कि खाने की वजह से उसका इतना वेट लूज हो रहा है और वो हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया कि तू यहाँ रह ले, यहाँ मूव आउट कर ले वापस, मतलब दिल्ली एनसीआर कैंपस में वापस शिफ्ट हो जा। तो मेरे को भी इतना मतलब कुछ खास बुरा नहीं लगा आइडिया, क्योंकि कॉलेज यार मेरा कॉलेज को लेकर हमेशा एक ही वो रहा है कि मेरे को डिग्री अटेन करनी है, ठीक है, इट्स द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरे को हमेशा से इंजीनियर बनना था। ऑब्वियसली मेरे को बीच में ये लगा कि भाई डिग्री क्या ही है, मतलब उसका क्या ही फायदा है एटलीस्ट हमारी फील्ड में, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, जरूर उसको भी कवर करेंगे किसी दिन। बट जो मेन था मेरा कि कॉलेज कंप्लीट करना है लेकिन मेरे को फ्रीडम चाहिए अपनी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर के पास रहने से मेरे को ये फ्रीडम मिलती है कि मेरे को ये मीनियल टास्क पे कि मैं अपने हर हफ्ते घर चला गया, अपने कपड़े धो लिए, खाने वाने का सॉर्टेड है, आराम से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब मैं वापस आया तो मैं अपनी इन सारी स्किल्स पे जो मैं पहले सीखा हुआ था फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अब मैं इससे पैसे कैसे कमाऊँ। क्योंकि आई गेस भाई सारे जो भी कॉलेज बच्चे हैं या जो हमारी एज में जब पहुंचते हैं, जब आप 18-19 साल के होते हो, तो एक जो टर्म है पर्सनल बजटिंग या पर्सनल फाइनेंस, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक तो इंजीनियरिंग में तुम्हारे लाखों स्पेंड कर रहे हैं हर साल, सही बात है, कि फीस भर रहे हैं तुम्हारा, फिर ऊपर से रहने का हो गया, खाने का हो गया, ये सारी चीजें क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर ही आती है। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं एटलीस्ट अपने एंड से, चाहे ज्यादा ना हो बट एटलीस्ट मैं अपनी पॉकेट मनी को मैच कर पाऊं अपने हिसाब, अपनी बेसिक अपने आप नीड्स से। जो है वो खुद के दम पे पूरी कर पाऊं। एग्जैक्टली तो लेट्स से अगर मेरी पॉकेट मनी उस टाइम पे 5,000 थी शायद शुरू में, तो अगर मैं 5,000 के उसके अलावा, क्योंकि वो मेरा बेसिक नीड्स कवर करती थी, तो अगर मैं 5,000 अपनी वांट्स के लिए कमा पाऊं कि घूमना फिरना हो गया, मूवीज देखा, ये सब कुछ हो गया, तो मेरे को ये लगता था कि मम्मी पापा ने तो शुरू से किया ही है यार 18 साल, तो कुछ अगर मैं खुद कर पाऊं तो वो मेरे को बहुत ज्यादा बेटर फील करवाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी ऐसे हॉस्टल में नहीं रहा, मैं 22 साल का होने वाला हूं, लेकिन मैं अब कभी अपने घर से बाहर नहीं रहा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम अपने घर से बाहर रह रहे हो, अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, अपने घर से अलग, अपनी मेन सिटी से अलग रह रहे हो, तो तुम्हें पर्सनल बजटिंग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें फिर मनी मैनेजमेंट अगर नहीं आएगी तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हो। क्योंकि उस टाइम तुम्हारे साथ में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट कर देंगे मनी वाइज। ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम अपना पर्सनल फाइनेंस नहीं सीखोगे तो तुम वैसे ही भी ग्रो नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि पर्सनल फाइनेंस मैंने प्रैक्टिकली बहुत कम सीखा है। मैंने बुक्स वगैरह के थ्रू, जैसे अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड वगैरह, जो बेस्ट फाइनेंस की बुक्स हैं, उनको पढ़ के जो मेरे अंदर थियोरिटिकल नॉलेज आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे तू कह रहा है कि तू कॉलेज गया था,
तेरे को पॉकेट मनी मिलती थी, तूने अपना खुद कमाना शुरू किया, मैं वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो मेरे को उसके बारे में और बता कि एज अ स्टूडेंट, एज अ हॉस्टलर, तेरे को कैसी कोई डिफिकल्टीज आई, तेरे को कोई एडवांटेज लगी पर्सनल बजटिंग के मामले में, तो उस चीज़ के बारे में को थोड़ा बता। भाई डेफिनेटली मैं यही मानता हूँ कि जो पहले लेट्स से जो पहला सेमेस्टर था उसके अंदर, क्योंकि मैं देख पाया कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉकेट मनी मिल रही है और आपको उस पर स्टिक करना है, और क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं शुरू से यहाँ रहा हूँ, अब अगर आप एक नई जगह जा रहे हो, आपका एक्सप्लोर करने का मन करता है, घूमने का मन करता है, फिर क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हो, आपके दोस्त हैं, आपका मन करता है कि आप पास के बीचेस पे जाओ, जैसे वहाँ पे महाबलीपुरम है एक बहुत अच्छी जगह, और क्या कहते हैं पौंडीचेरी बहुत फेमस जगह है, तो पौंडीचेरी की ट्रिप क्या कहते हैं हम दोस्तों ने करी थी एक बीच में, और तो उन सब के थ्रू मेरे को यही एक्सपीरियंस हुआ कि जो हमारा एक बैक ऑफ द माइंड में फ्रीडम रहता है ना कि चलो पॉकेट मनी मिली है, लेकिन अगर ये आज पैसे खत्म हो गए और ले लेंगे यार, क्या हो गया, वो कॉलेज में, क्योंकि अब तुम्हें पेरेंट्स डेली देख नहीं रहे हैं, तुम्हें पेरेंट्स तुम्हारी डेली की सिचुएशन, पर्सनली एटलीस्ट, कि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि तुम कैसे स्पेंड कर रहे हो, और तुम ऑब्वियसली और प्रेशर भी नहीं डालना चाहते उन पे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये दिखने लगता है एक्सपीरियंसेस से ही अपने, कि जब मेरे को हुए ऐसे एक आधे एक्सपीरियंसेस, जब मैं एक ऐसी स्टेज पे था कि अब मेरे को पता है कि मेरे महीने के 10 दिन बचे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं उस महीने के अंदर से, क्योंकि मैंने शुरू में इतनी एंजॉयमेंट कर ली, मूवी देखा है, घूमा है, कुछ भी करा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी है जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। हाँ भाई बहुत ज्यादा, और लाइक बहुत बच्चे इस चक्कर के अंदर, इस चक्कर में बहुत ज्यादा बुरी चीजों में भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उधार लेना और ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा इजी वे लगता है, इजी वे आउट लगता है। तो इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी हार्डशिप्स को फेस करके ही आई गेस एक जो एक्सपीरियंस आता है, एक जो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें कैसे एक्चुअली में अपना मनी डिवाइड करना है, कि अगर मेरी नीड्स और वांट्स हैं तो नीड्स के पैसे कभी मत छेड़ो, राइट, कि अगर तुम्हें पता है कि आज मेरे को 5,000 10,000 पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसके अंदर से मैं 40% या 50% कंप्लीटली निकाल के अपनी नीड्स की तरफ रख रहा हूँ। अब उसके अंदर से जो थोड़े से पैसे बचे, उसके अंदर से आपको ये देखना है कि आप अपनी वांट्स पे, और वो भी ऐसी वांट्स की जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो और आपकी बजट के हिसाब से हो, तो मैं उनको कैसे कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा अगर आप फोकस ही वांट्स पे रखोगे, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा वांट्स पे फोकस रखी थी अपनी, कि मैं घूमूं भी, मैं ये भी करूं, क्योंकि मैं एक नई जगह हूँ, नया एनवायरनमेंट है, मजे आ रहे थे। बट उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही इतनी सारा फाइनेंस के हिसाब से ही मेरे को लगता है मैंने सबसे ज्यादा उन 6 महीनों में ही सीखा। और पूरी कॉलेज लाइफ भी मैं मानता हूँ कि चेन्नई एक ऐसा एनवायरनमेंट था, पूरा कॉलेज एक अलग प्लेस था, कि मैंने वहां पर जितना सीखा है उससे मैं बहुत सारे लेसन सीख पाया। और सबसे जरूरी मनी बेस्ड ही था, कि जब तुम्हारा पर्सनल फाइनेंस सॉर्टेड होता है ना, तो तुम्हारे एक माइंड पे प्रेशर कम रहता है। तो इसलिए जब मैं वापस आया, मैंने सोचा कि अब तो इसको अपने आप को मैनेज करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही एक्स्ट्रा, अगर तुम्हें अपनी अय्याशियां या फिर आवारा गर्दियां तुम्हें सपोर्ट करनी है, राइट, चाहे वो थोड़ा घूमना ही है, क्लबिंग चले जाना कभी कभार, या खाना पीना बाहर, वो चीज भी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकती भाई, क्योंकि भाई लोग बोलते हैं हमारी एज है, और वो ये सब करने का भी टाइम अभी है। जब एक बार तू फुल ब्लोन अपने काम में लग जाते हो, तो तुम्हें फिर अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, तुम्हें बाकी सारी चीजें देखनी पड़ती है, और फिर बजटिंग इतना सा इशू नहीं रहता, वो काफी बड़ा बन जाता है। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचना है, तुम्हें अभी इस महीने के 10 दिन के बारे में नहीं सोचना है। और इस वजह से मुझे लगता है कि एक मैंने किसी बुक में पढ़ा था 50-30-20 रूल। परफेक्ट, कितना अच्छा रूल है वो, कि 50% जैसे तूने बताया अपनी वांट्स के लिए, 30% लग्जरी के लिए, और 20% तुम सेव करो या फिर उसको इन्वेस्ट करो। हाँ। इन्वेस्टिंग भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। 20s में ही, अर्ली 20s में शुरू करनी इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे ऊपर इतनी लाइबिलिटी नहीं है, तुम अपना मनी को ग्रो कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो टाइम है। हम ही कितनी बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, क्या कहते हैं, बहुत बात करते हैं, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी है। मैंने म्यूचुअल फंड्स में क्या कहते हैं सिप्स के अंदर, जब अब जैसे अब मेरे को पता लगा कि ठीक है मेरा मैंने जब अब फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर अपनी कंपनी के थ्रू जब एक थोड़ी इनकम मेरे को दिखना शुरू हुई कि आ रही है, तो मैंने भी इसी तरीके से उसको डिवाइड अप करना शुरू किया कि मैं इससे ज्यादा, जो कि मैं बहुत पुअर हूँ, आई वुड फील, मनी मैनेज करने के चक्कर में मेरे को लगता है कि मैं काफी उड़ाता हूँ, ठीक है, काफी उड़ाता हूँ। बट यही बातें होती हैं आई गेस जब तुम एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, और तुम इस एज में, क्योंकि अभी एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि तुम स्टूडेंट हो यार, तो तुम थोड़ा बहुत अभी खेल सकते हो, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। द वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड राइट नाउ, कि तुम अभी अगर
नहीं भी कर पाए लेट्स से 1 महीना, तो तुम अगले महीने और बेटर करोगे। तो जब उड़ाओ भी अगर तुम पैसे, जैसे मैंने किया, तो मैं ये मेक श्योर करता था कि यार कुछ ना कुछ तो मैं इन्वेस्ट करूं, और उसके लिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता था सिप करना। सिप करना बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत सेफ है एक तो ऑप्शन। Exactly. बाकी चीजों के हिसाब से क्रिप्टो अगर तुम देख लो और स्टॉक्स देख लो, तो मेरे ख्याल से तूने जो दिल पे अभी घाव में नमक डाला ना हाँ क्रिप्टो का भाई, नाम मेरे लेके, को पता है कि तेरी पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। तो हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिप का तो लेकर। आई गेस क्रिप्टो अभी इस टाइम पे अगर आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो थोड़ा सा भी, तो आपको पता है राइट नाउ जनवरी 2022 में उसका क्या हाल है। वी आर ब्लीडिंग मनी। तो मैंने तो दिसंबर में काफ़ी अपने पोर्टफोलियो से अभी पुल आउट किया था, क्योंकि आई वांटेड टू बी लिक्विड अभी। तो मैं अभी इतना ज़्यादा क्रिप्टो में इन नहीं हूँ, बट जो सिप्स का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि सिप्स के थ्रू आप शायद 500 रुपए महीने से भी स्टार्ट करो, मिनिमम 500 होती है 500 ही है, हाँ। हर फंड की। तो 500 रुपए से भी करते करते वही बात, जो 1% कंपाउंड इफेक्ट जो होता है, 1% अगर आप डेली बेटर होते हो तो आप एंड ऑफ द ईयर 37 टाइम्स बेटर हो। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस साइड जाना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि अगर मैं किस फंड में डाल रहा हूँ या उसका कैसे रिटर्न्स रहे हैं। और ये आज की डेट में बहुत ईजी है सीखना, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं। ग्रो हो गई, ग्रो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। आई गेस दे वुड आई वुड लाइक कि वो हमें किसी दिन स्पॉन्सर करे। ग्रो अगर आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। ग्रो की टी शर्ट भी है मेरे पास, उन्होंने भेजी थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ जब वो स्टार्ट हुए थे। अच्छा। तो ग्रो ऐप मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि उसके थ्रू बहुत ईजी है। उन्होंने बहुत ईजी बना दिया इस प्रोसेस को, कि कोई भी आज की डेट में एटलीस्ट जेन जी के जो हम लोग हैं, थोड़ा बहुत भी अगर बस 500,000 रुपए भी, मैं कहता हूँ ना, अगर आप एक महीने का क्या होते हैं भाई 500,000 रुपए, हम एक बार की मील जाके खाते हैं इतने में, राइट? अगर 2 दोस्त हैं तो इतने तो लग जाते हैं भाई एक दिन घूमने में। तो उस एक दिन को आप अब महीने में से कम करके अगर आपने सिप में डाल दिया, तो वो जब अभी हम 20 के हैं, लोगों ने, हमारे मॉम डैड ने इन्वेस्टमेंट्स अपनी 30s 40s में, एवरेज अगर मैं देखता हूँ 30s 40s में स्टार्ट करी थी। तो अगर अभी हमारे पास 20 साल का जो एडवांटेज है ना 20 to 40, इसी के अंदर ये हजार रुपए महीना जो ग्रो कर जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डेज तुम्हें लैक्स वापस देगा। तो वो तुम्हारा जो है कंपाउंड इफेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होगा आगे जाके, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आज की डेट में इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वॉरेन बुफेट जो है भाई। उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जब वो मेरे ख्याल से 15 साल के थे, तब से उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज में इतना कंपाउंड इफेक्ट डाला है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास वॉरेन बुफेट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनसे, लेकिन सेफ रहने का आई गेस वॉरेन बफे का जो है वो बहुत रहा है, कि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो रिटर्न वाइज बहुत अच्छी थी। नहीं, बहुत सारी गलतियां, सेफ भी रही है, बहुत सारी गलतियां भी करी होंगी उन्होंने, लेकिन उनका जो गोल्डन वो था आइडिया, वो था टाइम का। ब्रो वो 75 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और तेरे को पता है उनकी 75 ईयर्स, उनकी 90% ऑफ द वेल्थ, आई गेस द नंबर कुड बी रॉन्ग, 80 to 90% ऑफ हिज वेल्थ केम आफ्टर ही वाज 60 इयर्स ओल्ड। आफ्टर ही वाज 60 इयर्स ओल्ड। सोच भाई कि 60 साल के बाद आज की डेट में वो टॉप रिचेस्ट लोगों में आते हैं, टॉप 10 में एटलीस्ट आई वुड से। बट उनकी 60 के बाद आई है भाई मेनली जो वेल्थ आई है। तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था 82 बिलियन डॉलर्स उनके पास 60 इयर्स के बाद आए हैं। 82 बिलियन डॉलर्स, सोच भाई। और उनकी नेटवर्थ मेरे ख्याल से 90 या फिर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो सोच रहा है 80% अप्रोक्सीमेटली 80 या 85%, बताओ। वही भाई, क्योंकि वही बात है सिप का और म्यूचुअल फंड्स का, या फिर आई वुड से ये एक एप्लीकेशन हो गया, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर इसको तुमने फोड़ लिया है, तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का आइडिया समझ आ गया ना एक बार, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्योंकि आज अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इस तरीके से डबल होएगा कि वो सीधा ऐसे जाती है, फिर लाइन एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही ऐसे जाता है हमेशा सीधा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ इन्वेस्टिंग में तुम अप्लाई नहीं करते, तुम दुनिया की हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो, तो एक एक वीडियो मिलके वो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना देते, क्योंकि हर वीडियो पे तुम्हें कोई 2 लोग नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था कि जो कंटेंट क्रिएशन की जो बात है, अगर उसके अंदर भी हम कंपाउंड इफेक्ट की बात करें, तो अगर आज हमारे लेट्स से कोई 100 लोगों ने देखा, ठीक है, और हर 100 लोगों ने आगे बस एक इंसान को भी बताया कि यार मेरे को ना ये वीडियो अच्छी लगी, जैसे हम भी एक दूसरे को बताते हैं कि आज हमने ये पॉडकास्ट देखा, ठीक है, और ये पॉडकास्ट मेरे को अच्छा लगा, तू भी देख, ठीक है। तो अगर तूने देखा और आगे तूने 2 लोगों को बताया, और ऐसे हर कोई किसी लोगों को बता रहा है, तो ये नंबर ऐड नहीं हो रहा,
ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई लेट्स से अगर 2 को भी अगर तू देखता है ना कि अगर तू आज लेट्स से 1 रुपए के साथ शुरू हुआ है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मंथ के एंड में तुम्हारे पास बहुत सारे करोड़ रुपए होंगे, बहुत सारे करोड़। Exactly. अगर मैंने बकायदा ना इसको कॉपी पेन लेकिन वो किया था, वेरीफाई किया था मैंने भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आते हैं ऐसे हाँ, पोस्ट, जब आप अगर Instagram आप पे, फाइनेंशियल हाँ, पेजेस को फॉलो करते हो तो आता है कि अगर आप आज $1 से शुरू हुए और डेली तुम्हारा मनी डबल हो रहा है तो बस तेरे को 16 से 18 बार डबल करने की जरूरत है करोड़ों में पहुंचने के लिए। ब्रो मैंने ना अभी एक इंटरव्यू दिया था, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स चल रही हैं, तो एक इंटरव्यू था मेरा, HR इंटरव्यू। उन्होंने मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर एक चेस के बोर्ड में 64 ब्लॉक्स होते हैं, तुम पहले ब्लॉक में एक चावल का दाना रखोगे और दूसरे में 2, तीसरे में 4, 8, 16, तो 64th ब्लॉक में कितने चावल के दाने होंगे? अब ब्रो ये ना काफी लोगों को लगता है कि ये छोटा नंबर होगा, कितना बड़ा हो जाएगा भाई, 64 ही तो है, लेकिन वो नंबर पता है क्या है? 2 की पावर 64। एग्जैक्टली 2 की पावर 64। और अब मैं तेरे को इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ। तेरे को पता है पूरे यूनिवर्स में कितने एटम्स हैं? तो गेस कर सकता है? पता नहीं भाई। बट वो नंबर भी 2 raised to the power 50s की लाइन में है। तो तू सोच 2 raised to the power 64 कितना ज्यादा बड़ा नंबर है कि टोटल एटम्स जो है दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो इसमें है 2 raised to the power 55। कंपाउंडिंग मैजिकल थिंग है भाई मेरे ख्याल से, बहुत मैजिकल थिंग है। और आई गेस हमारा अगर हम पर्सनल बजटिंग का ये जो हमने टॉपिक किया उसका अगर हम एक सार बता पाए, एक समरी बता पाए तो यही होगा कि कंपाउंड इफेक्ट को आप देखो कि आप किस तरीके से बेस्ट अप्लाई कर सकते हो। क्रिप्टोज अभी रिसेंटली आए हैं मार्केट में और बहुत सारे लोग अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। वो चाहते हैं कि क्योंकि क्रिप्टो की स्टोरी बहुत अच्छी है भाई। पिछले साल मैंने तेरे को बताया था डोज कॉइन में एक बंदे ने बस $2000 $5000 डाल के आज उसके कुछ बिलियंस में पहुंचे हुए हैं, राइट? दैट इज द बिगेस्ट ट्रेड आज तक जो भी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। 5 या 6 बिलियन डॉलर्स तूने बताए थे शायद। हाँ, नंबर्स अगेन, क्योंकि नंबर्स के हिसाब में मेरे को लगता है मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है तो नंबर्स गलत हो सकते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ द थिंग दैट आई वांट टू फोकस ऑन कि क्रिप्टो के अंदर भी अब तू मानेगा ऐसी एप्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन फ्यूचर है, ठीक है। तो वो तुम्हें अब क्रिप्टोज के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्वेस्ट करने देते हैं कि लाइक तुम एक सिप अमाउंट रख सकते हो और वो इस क्रिप्टो के अंदर हर महीने डलता रहेगा। और क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन और इथेरियम तो ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि वो अब बढ़ेंगे ही स्लोली। वो ब्लू चिप फंड्स है बेसिकली, जैसे निफ्टी की बात करते हैं हम, अरे कहते हैं ना कई सेंसेक्स की बात करते हैं कि ये जो वो है, ये चीजें ये अब इतनी स्टेबलाइज हो चुकी हैं कि तो ये जो छोटे मोटे कॉइन्स हैं, मैं आज की डेट में एक कॉइन अभी बनाकर डाल सकता हूँ, मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ। अब उसके अंदर अगर मैं तेरे पास आके कहूं कि तू पैसे डाल दे और फिर मैं तेरे पैसे सारे लेकर चला जाऊं, ये लोगों को लगता है अभी, एटलीस्ट मैं जब अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखता हूं, मैंने अपने चाचू से, मामा से, इन सबसे बात करी है क्रिप्टो के बारे में, तो उन्हें अभी एक वो जो लोगों ने बेवकूफ बनाया ना इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि एक चीज जो किसी को समझ नहीं आती ना उसको लेकर तुम बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। तो ये जो इस चीज ने ना बहुत ज्यादा हार्म कर दिया है क्रिप्टो की रेपुटेशन को और ब्लॉकचेन की रेपुटेशन को। बट वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना इतनी इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है, तेरे को फ्यूचर में जाकर दिखेगा। और मेरे साथ अगर हम दोनों रहेंगे तो तू मेरे को भी इसके अंदर फुल्ली इन्वेस्टेड देखेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में फायर जितनी बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है। अच्छा। और ये अभी बहुत बड़ा कंपैरिजन है, वैसे बहुत बड़ा कंपैरिजन है। और तू देखेगा क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन उस फेज में है जो इंटरनेट 95 से लेकर 2000 की ईयर में जो था इंटरनेट, जिस फेज में, उस फेज में अभी ब्लॉकचेन। अच्छा। अभी ब्लॉकचेन ग्रो कर रहा है, तो इसकी ये जो अभी NFTs ले अभी तो काफी ग्रो कर चुका है पिछले 3-4 सालों में। बट अगर मैं 2018 या 2017 की बात करूं, जब एक पंप आया था कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर पहुंचा था, तब उस टाइम के हिसाब से अभी ब्लॉकचेन की बस हमें ये एप्लीकेशन पता थी, क्रिप्टो करेंसी। ये ऐसा कहना है कि इंटरनेट की एक एप्लीकेशन है बस, ईमेल, कि इंटरनेट है ईमेल बस, जो पहले लगता था लोगों को कि इंटरनेट का मतलब है ईमेल्स बस। बट आज की डेट में इंटरनेट कितनी बड़ी चीज बन चुकी है, राइट? तो ऐसे ब्लॉकचेन भी
एक दिन जाकर इतनी वास्ट हो चुका होगा, उसके इतने एप्लीकेशंस होंगे कि लोग भूल चुके होंगे कि हम ब्लॉकचेन के बिना कभी सरवाइव भी कैसे कर रहे थे। जैसे इंटरनेट आज की डेट में हर किसी की लाइफ का पार्ट है, हाँ हर किसी की लाइफ रजिस्टर्ड है इंटरनेट पे। एग्जैक्टली वैसी ब्लॉकचेन भी तू कहना चाह रहा है कि एक टाइम Exactly. यही हाल होने वाला है। एग्जैक्टली और मैं जरूर चाहूंगा कि अभी तो हमने बस एक बहुत बेसिक सा टॉपिक क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में बात करी है, बट एक दिन जरूर पूरा जब एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एपिसोड होगा तो मैं ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छे से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं आज भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ या जो भी मैं ऐप्स बना रहा हूँ वो मैं Web3 को ही दिमाग में रखकर बनाऊं, क्योंकि वही फ्यूचर होने वाला है। जैसे हमने पिछली बार मेटावर्स की बात करी थी और इसी की बात करी थी। तो आई बाय द वे तूने अभी मेरे को रिसेंटली बताया था कि तू भी अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा उस पर अपलोडिंग शुरू करने वाला है, उसको थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाने वाला है उस पर। तो क्या कुछ दिमाग में है तेरे कुछ? हाँ भाई, वीडियोस, कोई टॉपिक्स? हाँ भाई, तो जॉनर? यही क्योंकि वही कि जो कीड़ा है मेरे अंदर नर्ड होने का, वही मेरे को लगता है कि मेरा पैशन वही है, एम्बिशन वही है, तो आई गेस मेरा चैनल भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो बट ये बात जरूर है कि मेरे को अभी उतना, मैंने जब पिछले साल भी स्टार्ट किया था और ट्राई किया था तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अब मैं तेरे साथ रहता हूँ या फिर मैं तेरे साथ शूट करता हूँ और इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं वो भी कर पाऊँ। तो देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। एक्साइटेड तो हूँ मैं। बाकी यार देखो, कंटेंट क्रिएशन ना लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान चीज है, एकदम फालतू का टाइम की चीज है, लेकिन भाई बहुत टाइम लगता है, प्रॉपर जॉब है वो भी एक। एग्जैक्टली भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर तुम्हें शुरू में कोई पे नहीं मिल रहा। हाँ, तो तुम्हें धीरे धीरे ग्रो करना है, उसमें भी कंपाउंडिंग लगती है, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली, कंपाउंड इफेक्ट तो देखेगा दुनिया में हर जगह अप्लाई हो सकता है कि तुमने जो पहले के 4 साल, लेट्स से 2 साल तेरा चैनल नहीं होता मोनेटाइज, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब का बहुत वो हो गए हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो गई हैं। अगर एक एवरेज हम बात करें कि यूट्यूब चैनल बहुत सारे फेल हो जाते हैं पहले 1 आध साल में, ठीक है, तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम मेहनत डाले जा रहे हैं डेली 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 और वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आज का ये दिन था और अब तुमने अपनी जो रूफ थी ना वो तोड़ दी ग्राफ की, और अब ग्राफ सीधा ऐसे जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वही आई गेस मैं तेरे को देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन को या फिर तुम्हें किसी भी चीज को अगर जाना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट जरूर रहना है। तो मैं भी अब वही ट्राई करना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में जो है वो रहे। तो मैं तुझसे ये पूछना चाहूंगा कि तू मेरे को ये बता कि कैसे, मतलब अगर कोई और भी चाहता है, जो अभी हमें हमारे दोस्त देख रहे हैं, अगर कोई और भी चाहता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें या वो अपना इंस्टाग्राम रील्स डालना शुरू करें या कोई भी कंटेंट का, आज की डेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है कंटेंट बनाने के, तो कंसिस्टेंसी पे वो कैसे ध्यान दे? क्या मतलब, क्या चीट कोड क्या है कंसिस्टेंसी का? ब्रो मैं तेरे को एक पहले बात बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ मेरा बहुत ही बैड रिलेशनशिप रहा है शुरू से ही। अब थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ। 2022 में मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था, रेजोल्यूशन लिया था। वैसे मेरे रेजोल्यूशन कभी भी चलते नहीं है, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। ब्रो कंसिस्टेंसी का ना यही एक मंत्र है कि तुम्हें मजा आना चाहिए उस चीज में। ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग यूज होता है, तुम्हारी फिजिकल चीजें यूज होती है, तुम बात करते हो उसमें, लेकिन तुम्हें उस चीज में एक तो मजा आना चाहिए। तुम्हें स्टार्टिंग में बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको एक अपना मनी के लिए इसको शुरू किया मैंने, कि मैं इससे पैसा कमाने वाला हूँ। सही। यूट्यूब मेरे ख्याल से हर कोई एक साइड हॉबी की तरह ही शुरू करता है। अगर तुम हॉबी के लिए पैशनेट हो तो तुम कंसिस्टेंट रहोगे। हाँ, मैं भी पैशनेट हूँ उसके लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेरी इसलिए ब्रेक हो गई थी क्योंकि मैं बता रहा था ना तेरे को कि मैं अगर एक चीज पे ध्यान दे रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज पे उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ अपनी लाइफ में एक टाइम पे। तो ये है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें उस चीज में अपना कंटेंट ढूंढना आना चाहिए। जैसे कि भाई हमने जब हम कल मिले थे रात को तो हम बातें कर रहे थे यूनिवर्स के बारे में और एटम्स के बारे में। तो हम क्या सोच रहे थे, हमारे दिमाग में ये था कि ब्रो ये कितना अच्छा कंटेंट है, हम इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है भाई। तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ एक स्पार्क ढूंढना है जो तुम्हारी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है बेसिकली। अगर तो तू ये कहना चाह रहे कि जो मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को उससे जब भी लेट्स से टेक्नोलॉजी है, और अगर मेरे को हर जगह जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल रही है मैं उस इंस्पिरेशन को लेकर उसको कंटेंट में कन्वर्ट करना करने की कोशिश। और भाई अगर तेरे को यूट्यूब शुरू करना है तो तू प्लानिंग रख। तू पहली मतलब जब तू एक वीडियो डाल रहा है तेरे पास अगली 2 वीडियोस रेडी होनी चाहिए और तेरे पास अगली 5 वीडियोस का आइडिया होना चाहिए।
आई गेस ये बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट होने के लिए, क्योंकि तुम बीच में एक बार अटक जाते हो कि तुम्हें अब क्या करना है, तो फिर ना 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं तुम्हारे। भाई तुम्हारा फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूट जिसकी मैं जाता सबसे पहले बात कर रहा था कि फ्लो में रहते हो तो जब प्लानिंग, एक बेसिक प्लान होना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ यूट्यूब में नहीं, वो तो हर बिजनेस प्लान में है। सही, एक बेसिक प्लान होना जरूरी है जिसपे तुम धीरे धीरे चलते रहो। वरना अगर कोई तुम्हारे पास प्लान नहीं है, बस तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास मेन गोल है कि भाई मुझे, जैसे फुटबॉल की बात करता हूँ मैं, फुटबॉल में इस गोल से उस गोल तक सबका मेन गोल है कि हमें गोल पोस्ट में गोल मारना है। लेकिन वो जो बॉल है वो किस प्लान के साथ, बेसिक प्लान के साथ वहां तक लेके जानी है, उस चीज में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है और वही चीज मेन है। जब तुम्हारे सामने से कोई डिफिकल्टी आए तो उससे हाँ, कैसे ड्रिबल करके तुम्हें निकालना है। और भाई सब बोलते हैं भाई जर्नी का मजा होता है, गोल तो चलो एक बार हो जाता है, उसके बाद अगले दिन से फिर से अगली जर्नी शुरू। सही बात है। तो भाई जर्नी का ही मजा है। और ये भी जर्नी हमने जो शुरू करी है वो अगेन आज एक आपने नया एपिसोड में देखी है वो जर्नी, नए टॉपिक्स डिस्कवर हुए हैं, आज नए टॉपिक्स पे बात हुई है यार, बहुत मजा आया मेरे को। अगेन हर बार आज का एपिसोड मेरे को सीरियसली रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा मजा आया। मेरे को भी बहुत मजा आया क्योंकि आज हमने आई गेस हम दोनों की जो काइंड ऑफ एक वो है अपने हिसाब की जो एक्सपर्टीज है फिटनेस को लेकर या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर या फिर कंटेंट क्रिएशन को लेकर, हमने वो बहुत अच्छे से 1-on-1 मैच करी है और वाइब करी है। और मैं आई गेस जिस आइडियाज का क्या होता है, तो इनोवेशन क्या है कि जो तुम्हारे पास आइडियाज थे ऑलरेडी, जो तुम्हारे दिमाग में थे, उससे किसी और का एक नया आइडिया मिलके तुमने अपने ऑटो जो ऑलरेडी जो आइडिया एग्जिस्ट करता था उसके साथ कैसे कनेक्ट किया उसे। तो अब जो मैं आज जो तूने बात बोली कि टेक्नोलॉजी से जो मेरे को जो एम्बिशन है, जो पैशन है और उसको देखकर जो मैं एक्साइट होता हूँ, इंटरेस्ट आता है, उसको लेकर अगर मैं अपने कंटेंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो आई गेस मेरे को ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बनाएगी और तेरा कंटेंट एक अच्छा निखर के आएगा, क्योंकि भाई तेरे को उस चीज में सीरियसली इंटरेस्ट है। सही बात, तेरे को उसकी रिसर्च करने में मजा आ रहा है। वरना बहुत ज्यादा लोग इसलिए इनकंसिस्टेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस होती है, क्योंकि उनके पास रिसर्च करने के लिए ना उतना दिमाग नहीं है, इतना टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो एक, अगर तुम्हारा जॉनर ही ऐसा है कि तुम्हारा जो वीडियोस का टाइप है वही ऐसा ही जो तुम्हारा बेसिक इंटरेस्ट है, तो फिर तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो मेरे ख्याल से। चलो होपफुली आई गेस आप भी कुछ सीखे हो आज के पॉडकास्ट से, क्योंकि हम दोनों ने तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है आज ही आपके सामने ही सीखा है। और यही जो है हमारी जर्नी है और आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा हो। आई होप कुछ भी अगर ऐसा हो कि जिसके अंदर आपको लगा हो कि अगेन हम ये हर एपिसोड में कहना चाहते हैं कि कुछ भी अगर आपको ऐसा लगा हो जो हमने गलत बोला तो ज़रूर कमेंट में बताना कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। और इससे अगर आपका कोई मतलब आपके पास कोई इसके अंदर एडेड पॉइंट हो कंसिस्टेंसी के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, फिटनेस के बारे में या कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो वी वुड लव टू हियर इट। प्लीज़ उसको कमेंट्स में नीचे लिखना। एंड अगर कोई भी तुम किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको ये पॉडकास्ट तुम्हें लगता है कि इस पॉडकास्ट से उसको हेल्प हो सकती है, किसी भी कोई उसका आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उसे, तो शेयर भी कर देना भाई। हाँ यार, तुम्हें पता ही रहता है हम तो मतलब चाहते ही हैं कि आप इसको शेयर करो, नीचे लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो हमें तो प्लीज़ फॉलो करो। और आगे के एपिसोड्स इससे भी ज़्यादा और धांसू होने वाले हैं, धमाकेदार होने वाले हैं, और ज़्यादा हम निटी ग्रिटी टॉपिक्स में डाइव करना चाहते हैं, जैसे कि हमने फोकस्ड हो। प्लानिंग की बात करी थी, हम भी काफी प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए। एग्जैक्टली। और ये टॉपिक्स जो हैं अब और ज़्यादा डिटेल्ड होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया या फिर फिटनेस से रिलेटेड हो गया, कंटेंट की साइड हो गया, तो आप ज़रूर हमारे लिए क्वेश्चंस, हमारे लिए सजेशंस नीचे छोड़ सकते हो कि आप क्या टॉपिक सुनना चाहोगे। बाकी आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।